Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 21st November 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about draft digital privacy law. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. इस आर्टिकल को समझने से पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। देखिए, हमारे देश में कोई भी ऐसा स्पेसिफिक लॉ नहीं है टू प्रोटेक्ट आवर पर्सनल डेटा दैट आर बेसिकली पुट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। फॉर एग्जांपल, पर्सनल डेटा क्या होता है? हमारा नाम से लेकर के फिजिकल एट्रीब्यूट से लेकर के हेल्थ इंफॉर्मेशन, लोकेशन डेटा, जो कुछ भी डेटा हमसे संबंधित है, जो हम अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे देते हैं, उन डेटा का लीकेज ना हो और उसका कुछ मिसयूज ना हो, इस बात को इंश्योर कराने के लिए हमारे देश में कोई भी स्पेसिफिक कानून है नहीं। एक कानून है इस कॉन्टेक्स्ट में जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, लेकिन दिस लॉ डज नॉट स्पेसिफिकली डील्स विथ प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल डेटा। ये एक वाइड लॉ है साइबर सिक्योरिटी के को इंश्योर करने के लिए। उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस लिखे हैं जिससे कुछ हद तक डिजिटल डेटा के प्रोटेक्शन की बात होती है, बट द आइडिया इज़ दैट देयर इज़ नो स्पेसिफिक लॉ दैट डील्स विथ द इशू ऑफ डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन. And even if we have one law, IT Act, Information Technology Act of 2000, it deals with the issue in indirect or implicit manner. और इस कारण से डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक बिल प्रपोज किया गया लोकसभा में इन द ईयर 2021 विथ डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021. एक्चुअली में ये बिल 2019 में प्रपोज किया गया था, बट पैंडेमिक के कारण काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया. इट वाज रेफर्ड टू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी. तो मतलब बहुत सारा प्रोसेस involved है. Ultimately this bill was again redeveloped or redefined in terms of data protection bill of 2021. तो इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत है नहीं. मुद्दा ये है कि एक बिल इस कॉन्टेक्स्ट में प्रपोज किया गया था in order to frame a separate law for the protection of digital data. और ये बिल 2021 में रखा गया था. And this bill was proposed in line with recommendation of Justice B.N. Sri Krishna Committee. तो पहले भारत सरकार ने जस्टिस B.N. श्री कृष्णा कमेटी बनाया जिसको काम दिया गया टू मेक रिकमेंडेशंस विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल डेटा. और फिर जस्टिस B.N. श्री कृष्णा कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये बिल, डेटा प्रोटेक्शन बिल, वाज प्रेजेंटेड इन लोकसभा. बट ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये बिल रेफ़र किया गया और उस कमेटी ने इतने सारे रिकमेंडेशन सजेस्ट किए, इतने सारे लूप होल्स हाईलाइट किए इस पर्टिकुलर बिल में कि फिर सरकार ने इस बिल को पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया इन अगस्त 2022. और सरकार ने यही बोल करके विड्रॉ किया था कि हम लोग एक फ्रेश बिल लेकर के आएंगे विच विल बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर एंड विच विल एड्रेस द लूप होल्स दैट हैव बीन हाईलाइटेड बाय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी. और ऐसा ही किया है सरकार ने. करेंट न्यूज़ यही है कि नाउ गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट अ न्यू लॉ, a new bill in this particular direction for the purpose of protection of digital data available on several digital platforms. तो अगर बात की जाए कि पर्सनल डिजिटल डेटा होता क्या है, तो यूरोपियन यूनियन ने भी इस कॉन्टेक्स्ट में कानून ऑलरेडी बनाया हुआ है और उस कानून का नाम है यूरोपियन यूनियन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन. तो इस कानून के हिसाब से ऑल द डेटाज दैट आर अवेलेबल ऑन डिजिटल फोरम्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, right from your name, location, online identifier like IP address, identification number, economic, cultural, social identity of a person, health information, physical attribute, जितने भी डेटा ऑनलाइन तरीके से डिजिटली अवेलेबल होते हैं एक इंडिविजुअल से रिलेटेड, वो सारे डेटा उसके डिजिटल पर्सनल डेटा कहे जाएंगे. और इन डेटा का किसी भी अनइंटेंडेड यूज से बचाने के लिए एक कानून होना ज़रूरी है जो दुनिया के कई सारे देशों में है लेकिन इंडिया के अंदर नहीं है. अभी देखिए, ये जो डेटा प्राइवेसी का जो पूरा का पूरा डिबेट है कि हमारे जो डेटा हैं, जैसे IP एड्रेस से लेकर के जो भी डेटा रिलेटेड हैं कि हमारे क्या हिस्ट्री है सर्चेज की ऑन इंटरनेट, ये सारे डेटा की प्राइवेसी एक इम्पॉर्टेंट बात है. राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट नाउ इन इंडिया एज पर पुट्टा स्वामी जजमेंट दैट वाज डिलीवर्ड इन 2017.
तो इसको देख करके तो हमें लगता है कि हमारे डेटा का प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेसी एक अब फंडामेंटल राइट है। तो डिजिटल डेटा भी हमारे प्राइवेट डेटा है और इनका प्रोटेक्शन भी एक हमारा फंडामेंटल राइट होना चाहिए। राइट सिंस व्हाट यू हैव सर्च्ड on some search links or search engines, what videos you have seen, what videos you have downloaded, so everything, where you are traveling, उसमें कौन से आपने ऑनलाइन टिकट बुक किए, कहाँ से बुक किए, ऑल सच डेटा मस्ट बी प्रोटेक्टेड, राइट, बिकॉज इट इज़ आवर राइट, फंडामेंटल राइट। बट जो प्राइवेसी का पूरा डिबेट है, इट शुड बी सीन along with national security, क्योंकि excessive emphasis on privacy may lead to implications on national security, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं या फिर टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जिनको हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज इसी कारण से ट्रैक कर पाती है, क्योंकि उनके डिजिटल डेटास कहीं ना कहीं हमारे सरकार की एजेंसीज के पास चली जाती हैं थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म्स लाइक NatGrid एंड ऑल। तो अगर बहुत ज़्यादा प्राइवेसी पे एम्फेसाइज किया जाए तो हमारी एजेंसीज़ के लिए नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर करा पाना कठिन हो जाएगा। सो प्राइवेसी पे जब भी सवाल आए, या खासकर डिजिटल प्राइवेसी पे जब भी सवाल आए, तो आपको उसमें नेशनल सिक्योरिटी वाला एंगल जरूर पुट करना चाहिए कि दिस इज़ एन फॉरएवर गोइंग डिबेट कि हाउ मच एम्फेसिस शुड बी गिवन ऑन प्राइवेसी एट द सेम टाइम मेंटेनिंग नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि यू ऑल नो, सिंस आई सेड प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट, बट फंडामेंटल राइट इज़ ऑल्सो नॉट एन एब्सोल्यूट राइट एंड इट इज़ ऑल्सो क्वालिफाइड विथ सिवरल लिमिटेशंस। तो फंडामेंटल राइट भी हर कॉन्टेक्स्ट में तो अवेलेबल है नहीं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 19(1)(a) गारंटीज अस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट दैट इज़ ऑल्सो सब्जेक्टेड टू सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन आर्टिकल 19(2). तो इस तरीके से आपको ये आर्गुमेंट लिखना है कि नेशनल सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसको ध्यान में रखते हुए ही प्राइवेसी को अलाउ किया जा सकता है टू सर्टेन एक्सटेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक बिल था डेटा प्राइवेसी को इंश्योर कराने के लिए, डिजिटल डेटा प्राइवेसी को इंश्योर कराने के लिए, लेकिन उस बिल को विड्रॉ कर लिया गया और सरकार ने यही बोल करके विड्रॉ किया था कि एक बेहतर बिल वो लेकर के आएंगे इन दिस डायरेक्शन, और सरकार अब लेकर के आई है अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव बिल इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ नाउ ब्रॉट ए न्यू डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022, and now this bill has been put in public domain for public comments, and this bill will remain in public domain for 3 months, और उसके बाद इस बिल को रखा जाएगा, पार्लियामेंट में पास कराया जाएगा। तो ये जो बिल रखा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, इस बिल के क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले स्कोप डिफाइन किया है कि कौन कौन से डेटा को प्रोटेक्शन दिया जाएगा एज पर दिस न्यू लॉ। सो ऑल द डिजिटल डेटाज that have been either submitted in online format or were collected in offline format and later on digitized, ये सारे डेटा को प्रोटेक्शन मिलेगा एज पर दिस न्यू लॉ। टेरिटोरियल एप्लीकेशन, तो जो डेटा प्रोटेक्शन है वो किस हद तक या टेरिटोरी वाइज कहाँ तक प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ये जो नया कानून है, ये कानून के मदद से हमारे डेटा, डिजिटल डेटा क्रॉस बॉर्डर शेयर किए जा सकते हैं। मतलब हमारे, जैसे कि आपने आधार का पे डेटा दिया अपना, तो आपके अप्रूवल के बाद आपका डेटा जो है वो किसी दूसरे देश के साथ शेयर किया जा सकता है। आपने वोटर आईडी, या वोटर आईडी की तो ज़रूरत नहीं होगी, बट पासपोर्ट रिलेटेड डेटा आपने अगर अप्रूव किया है तो इस डेटा को दूसरे देशों के साथ शेयर किया जा सकता है। मीन्स बियॉन्ड इंडियाज़ टेरिटरी ऑल्सो सच डेटा might be shared, but that data sharing will be done only by central agencies and only after taking a prior approval from the individual जिसका डेटा शेयर किया जा रहा है, और वो जो डेटा है उन्हीं देशों में शेयर किया जाएगा जिनको ऑलरेडी भारत सरकार नोटिफाई कर चुकी है कि इन देशों के साथ डेटा शेयर किया जा सकता है। तो एक बार जरा पढ़ते हैं ये प्रोविजन। द बिल अलाउज फॉर क्रॉस बॉर्डर स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ डेटा टू सर्टेन नोटिफाइड कंट्रीज, तो कुछ नोटिफाइड देशों के साथ क्रॉस बॉर्डर डेटा शेयर किया जा सकता है। हाउएवर असेसमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्टर्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड प्रीसीड सच नोटिफिकेशन, तो उन्हीं देशों को ये डेटा शेयर किया जाएगा जिस देश से रिलेटेड भारत सरकार ऑलरेडी नोटिफिकेशन दे चुकी है कि इन देशों के साथ डेटा शेयर किया जा सकता है। देन देयर विल बी अ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड क्रिएटेड इन आवर कंट्री, जिसका मेन काम होगा कि इस कानून को वो इम्प्लीमेंट कराए।
अगर कंपनीज़ की बात की जाए कॉरपोरेट लेवल पे, तो उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के, वो ज़रा देखते हैं। तो कंपनीज विल नाउ नो लॉन्गर बी ऑब्लिगेटेड टू कीप द यूजर डेटा दैट आर नो लॉन्गर सर्व्स द बिजनेस पर्पसेस। तो कंपनियां कई सारे डेटा हमसे अप्रूवल लेकर के फिर हमारा डेटा स्टोर करती हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ का डेटा हो गया या उनके क्लाइंट्स का डेटा हो गया, तो उनसे परमिशन लेकर के स्टोर करती हैं। तो जो पुराना बिल था, उस बिल के हिसाब से कंपनियों ने जितना डेटा अभी तक मांगा है क्लाइंट से या कस्टमर से या एम्प्लॉय से, वो सारे डेटा को उनको हमेशा ही स्टोर करके रखना है। बट दैट वॉज अ ह्यूमंगस टास्क फॉर द कॉरपोरेट्स, फॉर द कंपनीज। तो इस नए बिल के हिसाब से कंपनियों के लिए अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो पुराने डेटा को भी शेयर करें या स्टोर करके रखें। नाउ दे आर नो लॉन्गर ऑब्लिगेटेड टू कीप द ओल्डर डेटा दैट आर नो लॉन्गर यूजफुल टू देम। उसके अलावा कंपनीज शुड नॉट प्रोसेस पर्सनल डेटा दैट कुड हार्म माइनर्स लेस दैन 18 ईयर्स ऑफ एज। तो ऐसा कुछ भी डेटा प्रोसेसिंग ना करें जिससे माइनर्स के इंटरेस्ट पे कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट आए। अभी कॉरपोरेट गवर्नेंस एक टर्म दिया हुआ है इन योर एथिक्स पेपर, जो आपका जीएस पेपर 4 है। तो कॉरपोरेट गवर्नेंस में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं बड़े कॉरपोरेट से, वो आपको लिखना होता। तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि रिसेंटली एज पर दिस ड्राफ्ट डिजिटल प्राइवेसी लॉ, नाउ विथ रिस्पेक्ट टू डिजिटल डेटा देयर आर सर्टेन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द कॉरपोरेट्स। ये सारी बातें वहाँ लिख सकते हैं आप। उसके अलावा एनी बिजनेस दैट हैज़ अटेंड अ सिग्निफिकेंट साइज, तो एक सर्टेन साइज़ के बाद, अब ये साइज़ को डिफाइन किया जाएगा लेटर ऑन व्हेन द बिल इज़ पुट इन द पार्लियामेंट। इस साइज़ को टर्नओवर या प्रॉफिट के सेंस में डिफाइन किया जाएगा। बट अभी तो ऐसे जनरल फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि एनी बिजनेस ऑफ सिग्निफिकेंट साइज विल हैव टू अपॉइंट ए डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड इंडिपेंडेंट डेटा ऑडिटर टू इवैल्यूएट द कंप्लायंसेस विद द प्रोविजन ऑफ द लॉ। तो हर एक बड़ी कंपनी को एक खुद का डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर और इंडिपेंडेंट डेटा ऑडिटर अपॉइंट करना होगा, इस बात को इंश्योर कराने के लिए कि जितने भी डेटा रिलेटेड प्रोटेक्शन हैं प्रोवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर लॉ वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। पेनल्टीज़ का जहाँ तक सवाल है, इस पर्टिकुलर केस में ये जो नया बिल लाया गया, इसमें फोकस किया गया है पेनल्टी पे। अगर कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल डेटा रिलेटेड लॉज को फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाए। जो पिछला बिल था उसमें ज़्यादा फोकस था ऑन पनिशमेंट, इस बार पनिशमेंट पे कम फोकस है, पेनल्टी पे ज़्यादा है। अगर कंपनियां इस बिल को ठीक तरीके से, इस लॉ को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं तो उस पर पेनल्टी 50 से 500 करोड़ तक का लगाया जा सकता है। जबकि कोई एक इंडिविजुअल यूजर है, अगर वो जानबूझ करके किसी डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट करता है या फिर बोगस ग्रीवेंसेस कंप्लेंट रजिस्टर करता है कि मेरा डेटा जो है वो लीक किया गया है, अगर इस तरह का गलत बोगस ग्रीवेंसेस कंप्लेंट्स वो रजिस्टर करता है तो उसके ऊपर 10,000 रुपये तक का फ़ाइन लगाया जा सकता है। अब इस पर्टिकुलर बिल के हिसाब से देयर हैव बीन सम एग्जेम्पशंस प्रोवाइडेड सो दैट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर करा सके। आई सेड यू इन एडवांस कि प्राइवेसी हैज़ टू बी ऑलवेज सीन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नाउ बीन एम्पावर्ड टू एग्जेम्प्ट इट्स एजेंसीज। तो भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं, जैसे आईबी हो सकती है, रॉ हो सकती है, सीबीआई, सीआईडी, ये सब जो एजेंसीज हैं इन सबको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ दिस बिल। यानी कि ये एजेंसीज को हमारे डिजिटल प्राइवेट डेटास एक्सेस करने का पावर दिया जा सकता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ द मैटर which relates to sovereignty and integrity of India, security of India, friendly relations with foreign states and maintenance of public order or preventing incitement to any cognizable offense। सरल भाषा में कहें तो अगर हमारे देश की सुरक्षा का मामला हो, सोवरेनिटी का मामला हो या किसी दूसरे देश के साथ फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का मामला हो, उस केस में जो ये प्राइवेसी का अधिकार है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू आवर डिजिटल डेटा, वो अप्लाई नहीं होगा अगर भारत सरकार अपनी एजेंसीज को अलाउ करती है तो। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लॉस एंड डैमेजेस प्रोविजन दैट हैज़ बीन नाउ अप्रूव्ड एट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 27 एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो लॉस एंड डैमेज का जो कॉन्सेप्ट है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज में, इसका क्या मायने हैं वो ज़रा समझते हैं। देखिए, कई सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारा इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है।
मैसिव फ्लड आ चुका है, कई सारा जो कोस्टल लैंड का डैमेज हो चुका है, फॉरेस्ट का डैमेज हो चुका है। तो इस तरह के जो मेजर डैमेजेस फेस किए हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ ने या एलडीसी कंट्रीज़ ने, उन डैमेजेस को मॉनेटरी तरीके से कंपनसेट करने का जो कॉन्सेप्ट है, इसी को नाम दिया गया है लॉस एंड डैमेज। ये लॉस एंड डैमेज का कॉन्सेप्ट है, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड एट वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म इन 2013। तो लॉस एंड डैमेज रेफर्स टू द कॉस्ट दैट ऑलरेडी हैज़ बीन इंकर्ड फ्रॉम climate fueled weather extremes or impacts like rising sea level. तो loss and damage funding would lead compensation to developing and least developed countries from rich countries for damages that cannot be avoided or adapt to. जैसे कुछ दिनों पहले भी ये आर्टिकल इस तरह से रिलेटेड एक आर्टिकल में कवर कर रहा था, जहाँ मैंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर इस साल मैसिव फ्लड आया है, and this flood is being related with the climate change by many environmental scientists. तो पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और वहाँ पे ये जो मैसिव फ्लड है, इतने कई सारा डैमेज ऑलरेडी कर दिया है पाकिस्तान के इकोनॉमी पे या वहाँ के लोकल इकोसिस्टम पे। तो पाकिस्तान शुड नॉट बी कंपनसेटेड बाय द रिच कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड हैवोक दैट हैज़ बीन डन टू पाकिस्तान। ये कॉन्सेप्ट है लॉस एंड डैमेज का, कि जिस डेवलपिंग कंट्री एलडीसी को डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए फ्रॉम द रिच कंट्रीज। तो करंट न्यूज़ जरा देखते हैं। ये तो लॉस एंड डैमेज का जो कॉन्सेप्ट है ये प्रपोज किया गया था ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 27 के बिगिनिंग में ही, कि डेवलपिंग कंट्रीज एलडीसीज को कंपनसेट किया जाना चाहिए। अब ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 27 है दैट वाज गोइंग ऑन इन शर्म एल शेख इजिप्ट हैज़ बीन नाउ कंक्लूडेड, और एक मेजर बात यहाँ निकल करके ये आई है कि लॉस एंड डैमेज का कॉन्सेप्ट है वो अग्री कर लिया गया है कि येस, रिच कंट्रीज विल बी नाउ कंपनसेटिंग द पुअर कंट्रीज फॉर द डैमेजेस कॉज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो एक फंड बनाया जाएगा, दैट फंड विल बी यूज्ड टू कंपनसेट for the adverse effects that have been inflicted upon developing and LDC countries due to climate change. अभी फंड का पैसा कहाँ से आएगा? तो फंड में कंट्रीब्यूशन विल कम फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज और रिच कंट्रीज अलॉन्ग विथ सम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF। तो सरकारें जो रिच कंट्रीज़ की सरकारें हैं वो फंड करेंगी, उसके अलावा कई सारे जो कॉरपोरेट्स हैं वो फंडिंग दे सकते हैं, या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक विल फंड। लेकिन कौन कौन से देश इस फंड में कंट्रीब्यूशन के लिए रिच काउंट किए जाएंगे, इसको लेकर के अभी डाउट है। यानी कि डोनर बेस क्या होगा, कौन कौन से देश इस फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे, उसको लेकर के अभी क्लैरिटी नहीं है। सो कंट्रीज लाइक इंडिया और चाइना वो फंड देंगे या उनको फंड मिलेगा फॉर क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट, वो अभी क्लियर नहीं है। जैसे चाइना वुड नॉट बी इनिशियली रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट बट द ऑप्शन रिमेन्स ओपन ऑन द टेबल, और आने वाले सालों में पता चलेगा कि चाइना को कंपनसेशन देना है या चाइना को कंपनसेशन मिलेगा। सिमिलर फॉर इंडिया, इंडिया ने तो साफ साफ कह दिया कि वो वॉलेंट्री तरीके से पुअर कंट्रीज़ की मदद करता रहा है, बट इंडिया डज नॉट वांट एनी मैंडेटरी प्रोविजन फॉर मेकिंग कंट्रीब्यूशन टू द फंड, रादर इंडिया शुड गेट some support from the fund because India is itself vulnerable because of climate change induced havocs, right? तो इंडिया कह रहा भाई हम पैसे में नहीं देंगे, हम अपने लेवल पे थोड़ा बहुत कर देते हैं, लेकिन उल्टा हमें इस केस में पैसा मिलना चाहिए इस फंड से। बट जो रिच कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनका मानना है कि इंडिया चाइना जैसे देशों को इसमें डोनर की तरह इंक्लूड किया जाना चाहिए, ना ही रिसेप्टर की तरह। तो अब क्या फैसला होता है? डोनर बेस को अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया गया कि कौन कौन से कंट्री डोनेट करेंगे। तो आने वाला जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 28, वहाँ पे डोनर बेस पे फैसला किया जाएगा कि कौन कौन से कंट्री डोनेट करेंगे। अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 27 हैज़ बीन रैप्ड अप, तो जो भी इंपॉर्टेंट फैसले हुए हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 27 में, उसको एक एक करके देख लेते हैं। तो लॉस एंड डैमेज वाला फैसला तो आपने देख लिया, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए। द ग्रीन रिन्यूएबल हाइड्रोजन फोरम, ये याद रखिएगा, was launched to find ways to enhance investment in green renewable hydrogen। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? ऐसा हाइड्रोजन जिसको प्रोड्यूस करते टाइम में इन्वायरमेंट के ऊपर कोई निगेटिव इम्पैक्ट ना हुआ हो, उल्टा कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट ही हो, उसको हम लोग कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। G7 countries have launched a new insurance system known as Global Shield
टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू वल्नरेबल नेशंस हिट बाय क्लाइमेट चेंज। तो ग्लोबल शील्ड नाम का इंश्योरेंस सिस्टम शुरू किया है G7 ने, जहाँ पे जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं थोड़ा बहुत प्रीमियम भर के इंश्योरेंस ले सकते हैं, ताकि अगर उनके यहाँ पे क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड कुछ इम्पैक्ट होता है तो उस केस में उनको कंपनसेशन मिल सके। तो ग्लोबल शील्ड विल रिसीव एन इनिशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ अबाउट 200 मिलियन यूरोज। US एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी अनाउंस टू एक्सपैंड इट्स 2021 मीथेन रूल। तो मीथेन से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस अनाउंस 3.1 बिलियन फंड टू इंश्योर दैट एवरीवन ऑन द प्लैनेट इज प्रोटेक्टेड बाय अर्ली वार्निंग सिस्टम विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर। तो ये अर्ली वार्निंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट याद रखिए। कोई भी मान लीजिए सुनामी आता है, अर्थक्वेक आता है, तो अगर हमें थोड़ा पहले पता चल जाए कि ये मेजर इम्पैक्ट होने वाला है, मेजर डिजास्टर आने वाला है, तो वी कुड प्रिपेयर आवर सेल्फ और प्रिवेंट मेजर डैमेजेस। तो इसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया जाएगा दुनिया के अलग अलग वल्नरेबल जगहों पे, जो हजार्डस प्लेसेस हैं उन वहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया जाएगा। और उसके लिए $3.1 बिलियन का एक फंड अनाउंस किया है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज रेम दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वर्ल्ड फिशरीज डे and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view, also important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view। आज का दिन 21 नवंबर पूरे दुनिया भर में वर्ल्ड फिशरीज डे की तरह मनाया जाता है। वर्ल्ड फिशरीज डे को 1997 में मनाना शुरू किया गया। तो फिशरीज पे अगर कभी भी सवाल आ जाए तो कुछ डेटा अगर आप याद रखेंगे तो इट विल हेल्प यू इन ओपनिंग द आंसर एंड गिविंग इंट्रोडक्शन। तो कुछ डेटा जैसे आप याद रख सकते हैं कि फिशरीज एंड एक्वाकल्चर एम्प्लॉय मोर देन 445 मिलियन इंडिविजुअल्स या 4.5 करोड़ पीपल। मोर देन 25% ऑफ वर्ल्ड्स डाइटरी प्रोटीन इज प्रोवाइडेड बाय फिश। तो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है लगभग 1/4 रिक्वायरमेंट फिश कंजम्पशन से पूरी होती है पूरे दुनिया भर में। ग्लोबल एनुअल एक्सपोर्ट लगभग 85 to 90 बिलियन डॉलर्स का होता है इन फिशेस। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया इज रैंक्ड सेकेंड इन वर्ल्ड फिश प्रोडक्शन। पहले नंबर पे चाइना है, लेकिन चाइना पहले पे है तो, लेकिन हमसे वो 10 गुना ज़्यादा फिशेस प्रोड्यूस करता है। सो हम दूसरे पे हैं बट वी आर डिस्टेंट सेकेंड। चाइना पहले पे और हमसे 10 गुना ज़्यादा फिशेस वो प्रोड्यूस करता है। 28 मिलियन पीपल आर इंगेज इन फिशरीज इन इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर डायरेक्टली बात की जाए तो लगभग 14 मिलियन पीपल 14 मिलियन पीपल आर इंगेज इन टू फिशरीज डायरेक्टली, बट इनडायरेक्ट तरीके से देखा जाए तो मोर देन 28 मिलियन पीपल आर इंगेज इन टू फिशरीज बिजनेसेस इन इंडिया। Fisheries contribute about 1.04% in India GDP and it helps in earning about 35,000 crore per year by exporting fishes। असम के अंदर बात की जाए तो फिशरी प्रोडक्शन इज असम इज़ मोस्टली फ्रेश वाटर फिशेस, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि असम की जो भी फ़िश की रिक्वायरमेंट है वो असम के प्रोडक्शन से पूरी नहीं होती है। तो वी मोस्टली डिपेंड ऑन स्टेट्स लाइक तमिलनाडु एंड ऑल फॉर मीटिंग आवर फिश रिक्वायरमेंट। Assam produces about 330 मिलियन किलोग्राम ऑफ फिशेस एनुअली। आपको फैक्चुअल एक कंटेंट याद होना चाहिए। जागीरोड इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्राई फिश मार्केट। ड्राई फिश में क्या किया जाता है कि मछलियों के अंदर से जो ऑयल है या वाटर कंटेंट है उसको हटा दिया जाता है। वो जब उनको सूखा दिया जाता है, वाटर कंटेंट हटा देने से क्या होता है कि जब वो सूख जाते हैं तो उनका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, मतलब जल्दी जल्दी वो ख़राब नहीं होते। देखिए कहीं पे भी अगर मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो वहाँ बैक्टीरियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, और बैक्टीरियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो उस प्रोडक्ट का वेस्टेज जल्दी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। जैसे आप उस प्रोडक्ट को सूखा देते हैं, यानी कि वहाँ का मॉइस्चर हटा देते हैं, तो फिर उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है क्योंकि बैक्टीरियल एक्टिविटी घट जाती है। अब जब फिशरीज़ की बात चल रही है तो लेट अस सी सम ऑफ द इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ आसाम इन ऑर्डर टू इंक्रीज फिशरीज प्रोडक्शन। तो भारत सरकार के लेवल पे बात की जाए तो ब्लू रेवोल्यूशन प्रपोज किया गया है फिशेस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड प्रपोज किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम है, किसान क्रेडिट कार्ड है। ये सब इनिशिएटिव लाए गए हैं जिससे फिशरीज प्रोडक्शन में मदद मिलेगी। आसाम स्पेसिफिक बात की जाए तो आसाम मत्स्य समृद्धि स्कीम हैज़ बिन ब्रॉट बाय आसाम फिशरीज डिपार्टमेंट। मत्स्य जागरण विद अ टैगलाइन ऑफ घारे घारे पुखरी घारे घारे माछ। सुनील बिप्लब स्कीम लाया गया है जिसमें कम्युनिटी
पॉन्ड फिशिंग डेवलप या प्रमोट की जा रही है। इनकरेज कम्युनिटी बेस्ड फिश कल्चर बाय कंस्ट्रक्टिंग विलेज कम्युनिटी टैंक इन ऑल रेवेन्यू विलेजेस ऑफ असम। इसका नाम है सुनील बिप्लब स्कीम। अभी बात की जाए चैलेंजेस फेस्ड बाय फिशरीज सेक्टर, पूरे वर्ल्ड वाइड में अगर बात की जाए तो फिशरीज सेक्टर मेजर चैलेंज फेस कर रहा है। पूरे दुनिया भर का, यूएन के रिपोर्ट के हिसाब से पूरे दुनिया भर का जो 2/3 फिशरीज रिसोर्स है वो कोलैप्स हो चुका है पिछले 40 सालों में। मतलब फिशेस की जनसंख्या सरल भाषा में कहें तो लगभग 66% तक कम हो गई है लास्ट 4 डिकेड। और उसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। अनसस्टेनेबल फिशरीज प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा हम लोग फिशिंग कर रहे हैं, यानी कि जो फिश का रेप्लेनिशमेंट रेट है, जिस रेट से फिशेस रिप्रोड्यूस कर रही हैं उससे काफ़ी ज़्यादा रेट से हम उनको कंज्यूम कर रहे हैं। दैट इज़ वाई 66% पॉपुलेशन हैज़ कम डाउन इन लास्ट 4 डिकेड। तो FAO के रिपोर्ट के हिसाब से, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के हिसाब से 90% ऑफ द ग्लोबल मरीन फिश स्टॉक हैव बीन आइदर फुल्ली एक्सप्लॉइटेड और ओवरफिश्ड। तो जहाँ जहाँ एरियाज़ में जहाँ से मेनली हम फिशिंग करते हैं वहाँ के 90% रिसोर्सेज को हम ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुके हैं। एक ये कारण है फिशरीज प्रोडक्शन का धीरे धीरे घटने का, क्योंकि फिशेस का पॉपुलेशन गिर रहा है बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। और दूसरा कारण है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ऑफ फिशेस। फिशेस देखिए वैसे तो पानी में रहते हैं बट दे ऑल्सो हैव अ वेल डिफाइंड हैबिटेट जहाँ से उनको रिसोर्स न्यूट्रिएंट मिल पाता है। फॉर एग्जांपल कोरल रीफ्स के आसपास में आप देखेंगे कि ज़्यादा फिशेस हैं, तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज हैबिटेट। क्योंकि नॉर्मल ओपन वाटर में तो फिश हमेशा नहीं रहेंगी ना, सो दे हैव देयर ओन डिफाइंड हैबिटेट जहाँ से वो जा करके अपना न्यूट्रिएंट्स पिक करती हैं। और जिस तरह की फिशिंग हम कर रहे हैं हाल फिलहाल में वो अनसस्टेनेबल मेथड ऑफ फिशिंग है, जिससे फिशेस का हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो रहा है और उससे फिर फिशेस का पॉपुलेशन गिर रहा है। फॉर एग्जांपल फिशिंग का कुछ मेथड जो अनसस्टेनेबल है उसमें एक आता है ट्रॉलर फिशिंग, जिसमें 2 बड़े बोट से बीच में लार्ज नेट को बांध दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉलर। और फिर ये जब दोनों बोट चलते हैं तो बीच में कई सारी मछलियाँ फंस जाती हैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉलर फिशिंग। बट ट्रॉलर फिशिंग में होता क्या है कि बहुत बार मछलियों का हैबिटेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड दैट मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर द फिशेज टू रीजनरेट देयर पॉपुलेशन। दूसरा फिशिंग जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है फिशेस के हैबिटेट को के लिए वो है डायनामाइट फिशिंग, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लास्ट फिशिंग, जहाँ पर डायनामाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे डायनामाइट्स फेंक करके एक्सप्लोजन किया जाता है जिससे मछलियों की डेथ हो जाती है और फिर उन मछलियों को आराम से पकड़ लिया जाता है। अभी इस फिशिंग मेथड से एक बार में तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है फिशेस का, लेकिन लॉन्ग रन में फिशेस अपनी पॉपुलेशन को रिप्लेनिश नहीं कर पाती है, जिस कारण से लॉन्ग रन में फिशेस की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही हैं। अभी देखिए वर्ल्ड फिशरीज डे के आसपास जो हमारी फिशरीज डिपार्टमेंट है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को, हिली एरियाज़ को फिशरी अवार्ड देती है। तो अभी इस साल का फिशरी अवार्ड से रिलेटेड सारा डेटा बाहर आया नहीं है, बस एक ही इन्फॉर्मेशन बाहर आई है कि बेस्ट इनलैंड स्टेट अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू छत्तीसगढ़ फॉर फिशरीज। लेकिन बाकी सारे कौन सा बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा बेस्ट कोस्टल स्टेट है, ये सब अभी अवार्ड आना बाकी है। तो जैसे ये न्यूज़ आएगा मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर करूंगा। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंदिरा गांधी पीस प्राइज। तो इस अवार्ड को ये भी हम लोग कहते हैं इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस एंड डिसआर्मामेंट। तो इससे रिलेटेड यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया था 2015 के प्रीलिम्स में। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशंस कभी कभार देख लेने चाहिए, कभी कभार प्रीलिम्स में सीधा सीधा सवाल आ जाता है। तो इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर द ईयर 2021, तो एक साल पीछे ही दिया जाता है लगभग। तो 2021 के लिए ये जो प्राइज़ है वो दिया गया है टू प्रथम, विच इज़ एन NGO दैट वर्क्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो प्रथम NGO का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। असर रिपोर्ट ये पब्लिश करता है, मैंने कई दफ़ा न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी कवर किया है। असर रिपोर्ट जिसका फुल फॉर्म है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को भारत सरकार भी काफ़ी सीरियसली लेती है। वैसे तो ये प्रथम एक NGO है, लेकिन ये NGO जो रिपोर्ट पब्लिश करता है असर रिपोर्ट, उस असर में स्कूल लेवल में लर्निंग कितनी इफ़ेक्टिव तरीके से हो रही है उसके डेटा होते हैं। और असर रिपोर्ट विच इज़ पब्लिश्ड बाय प्रथम NGO दैट बिकम्स वन ऑफ द बेसिस फॉर फ्रेमिंग मैनी एजुकेशन रिलेटेड पॉलिसीज़ बाय द गवर्नमेंट। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि प्रथम ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट, असर रिपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेती है भारत सरकार, और उसके बेसिस पे कई सारे एजुकेशन रिलेटेड वो स्कीम भी बनाती है। और इसी ऑर्गेनाइजेशन प्रथम को इस साल का
2021 का इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस एंड डिसआर्मामेंट दिया गया है। तो इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस एंड डिसआर्मामेंट, इट इज़ गिवन टू आइदर पीपल और इंस्टीट्यूशन हु हैव एग्जेम्प्लीफाइड वर्क इन द फील्ड ऑफ सोशल डेवलपमेंट। इसमें मॉनेटरी अवार्ड 25 लाख का दिया जाता है अलॉन्ग विथ अ साइटेशन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट तो सीधा सीधा गलत था, इसमें पॉक्सो एक्ट डिफाइंस चाइल्ड एज एनी पर्सन हु इज़ बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। इसके साथ ही ऑप्शन ए और डी तो खत्म हो जाता है। सो नाउ यू हैव ऑप्शन बी एंड सी। बी एंड सी में दोनों में वन स्टेटमेंट तो है ही, तो नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट सेकंड स्टेटमेंट। एनी विक्टिम एट एनी एज कैन कंप्लेन द सेक्सुअल अब्यूज फेस्ड बाय हिम और हर एज ए चाइल्ड। This statement is also right, so the correct answer is option C. Which of the following is not a coordination? Correct answer is option D, France. And Coronavia joint work is associated with agriculture related emission. That's all from our side for today. Thanks for watching.